नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के थर्ड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने सेकंड इकाई में अध्ययन कर रहे हैं और हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइइलेक्ट्रिक का ज्ञान अर्जित करेंगे। इसमें जो एनर्जी निकालनी है वह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में निकालनी है, अर्थात माध्यम में परिवर्तन किया गया है। हम जानते हैं जब किसी आवेश वितरण के विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश यदि लाया जाएगा तो वह बाह्य स्रोत द्वारा किया गया जो कार्य होगा वह किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचरित होगा और इस प्रकार से जो स्थितिज ऊर्जा बनेगी हम उसको ही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं। हम इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमने अपनी प्रथम इकाई में दूसरे अध्याय में कुछ बिंदुवत आवेश, मान लीजिएगा उनकी संख्या स्मॉल n होगी, तो स्मॉल n बिंदुवत आवेश वाले निकाय की ऊर्जा का मान ज्ञात किया था और उस जगह पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात की गई थी उसमें हमने काम क्या किया था, क्योंकि जो कुछ बात वहाँ पर थी, जो कुछ कार्य वहाँ पर किया गया था वही कार्य इस मीडियम में भी एग्जिस्ट करेगा। आपको याद है और आप जानते हैं कि यदि किन्हीं आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में हम यदि कोई अन्य बिंदुवत आवेश किसी विशेष स्थिति तक लाते हैं तो हमें उस क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है। यदि यह आवेश एकांक धन आवेश है तो किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव कहलाता है। हम जानते हैं कि आवेश Q को किसी निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित करने में जो कार्य किया जाता है वह किया गया कार्य आवेश और विद्युत विभव का गुणनफल होता है और इस कार्य के लिए व्ययित ऊर्जा आवेश Q की दी गई स्थिति पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। संक्षेप में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि 2 या 2 से अधिक बिंदुवत आवेश हों तब उनके निकाय के लिए उन आवेशों को उनकी स्थितियों तक अनंत से लाकर स्थापित करने में जो कुल कार्य किया जाएगा वह किया गया कार्य ही निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। मैं इस फैक्ट को दोबारा आपको याद दिला रहा हूं कि यदि हम 2 या 2 से अधिक बिंदुवत आवेश हैं उनके निकाय के लिए उन आवेशों को उनकी स्थितियों तक अनंत से लाकर स्थापित करने में जो किया गया कार्य होगा वह किया गया कार्य ही निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। हमने आपको ये समझाया था, मान लीजिए
दो या दो से अधिक आवेश का निकाय है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की जो गणना है वह अध्यारोपण के सिद्धांत से की जा सकती है। मान लीजिए बिंदुवत आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट Qn है और उसी प्रकार से उनके स्थिति सदिश को हमने R1, R2 डॉट 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 Rn के द्वारा दिखाया है। तब Qi की स्थिति में Ri पर लाने के लिए शेष अन्य आवेशों के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो हम इस कार्य का मान ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से कि स्वतंत्र रूप से Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn इत्यादि की Qi से अन्योन क्रिया प्रभावी होगी। अर्थात हम इस केस में Q1 के विद्युत क्षेत्र में Qi को स्थापित करने में जो किया गया कार्य होगा वो W1 होगा। उसी प्रकार से केवल Q2 के विद्युत क्षेत्र में Qi को स्थापित करने में किया गया कार्य W2 होगा। इसी प्रकार से आगे हम W1, W2, W3, W4 को निकाल सकते हैं। परिणामी जो कार्य किया जाएगा और उसका जो मान होगा वो इन सबके जोड़ से दिया जाएगा। इसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। आपको यह जानकारी है कि जो किया गया कार्य है वह किया गया कार्य ही निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचरित होता है और निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वह इस समीकरण के द्वारा दर्शाई जाती है। समीकरण है U = 1/2K समेसन I = 1 to n समेसन J = 1 to n Qi Qj upon Rij where I is not equals to J। यह जो समीकरण निकाली गई है इससे आप पूर्व परिचित हैं। यह समीकरण उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के मान को दर्शाती है। अब यदि I आवेश की स्थिति पर अन्य आवेश के कारण विभव phi I है, तब विभव का समीकरण होगा phi I = समेसन J = 1 to n K Qj upon Rij। हम इस विभव के समीकरण का उपयोग स्थितिज ऊर्जा की समीकरण में करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा की समीकरण जो मॉडिफाइड हो जाती है वह हो गई है U = 1/2 समेसन ऑफ I = 1 to n Qi phi I। हमने इस आवेशित निकाय में आवेश चार्ज जो आर्बिट्रेरी रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है रो, उसकी मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब के रूप में ली है। यदि ith चार्ज को वहाँ स्थित अल्पांश आयतन dBi में उपस्थित आवेश के रूप में मान लें, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आप जानते हैं, चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि आवेश को हम आयतन अल्पांश dBi में उपस्थित मान लें तो जो चार्ज डेंसिटी की परिभाषा है उसके अनुसार हम Qi का मान लिख सकते हैं। Qi का मान होगा लिमिट dBi अप्रोचेज 0 रो dBi। इस चार्ज डेंसिटी के टर्म में जो आवेश का मान आया है, इस मान को हम स्थितिज ऊर्जा की समीकरण में स्थापित करते हैं। तब स्थितिज ऊर्जा की जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वह समीकरण प्राप्त होती है U = 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल रो phi dB। अब हम
गॉस के नियम को जानते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, उसके अनुसार डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू रो होता है, जहाँ पर डी इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका मान एप्सिलॉन ई होता है। तो हम रो के मान को डाइवर्जेंस डी लिख सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें स्थितिज ऊर्जा की समीकरण प्राप्त होती है 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डाइवर्जेंस ऑफ डी डी बी। ओके, यह एक समीकरण प्राप्त हो गई है। हमने यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर है उसमें वेक्टर्स के 12 वेक्टर आइडेंटिटीज रिलेशन निकाले हैं, और ये जो रिलेशंस हैं ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार दो वेक्टर आइडेंटिटीज को परीक्षा में सिद्ध करने के लिए कहा गया है, और जो 11-12 वेक्टर आइडेंटिटीज हमने ड्राइव किए थे उसमें से एक है डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज इक्वल्स टू फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस वेक्टर ए डॉट ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो बिल्कुल इसी तर्ज पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है तो हम डाइवर्जेंस ऑफ फाई डी ले लेते हैं, और इसी के पैरेलल में डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए की तरह इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड करने पर हम फाई डाइवर्जेंस ऑफ डी का मान निकाल सकते हैं, और इससे जो मान निकल के आया है समीकरण से वेक्टर आइडेंटिटी से, वो मान आया है डाइवर्जेंस ऑफ फाई डी माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी डॉट ऑफ ग्रेडियंट फाई। इस मान को पोटेंशियल एनर्जी की जो समीकरण जस्ट प्राप्त हुई है उसमें स्थापित करते हैं। तो उस समीकरण में आप देखिएगा हमने इसको स्थापित कर दिया है, और इसका मान लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ फाई डी माइनस वेक्टर डी डॉट ऑफ ग्रेडियंट फाई डी बी। आप परिचित हैं ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई से, तो हमने इस इंटीग्रल को इसके पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। पहला इंटीग्रल आ गया है 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ आई डी डी बी प्लस 1/2 डाइवर्जेंस ऑफ ई डी बी। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो इसमें टर्म आ रही है ग्रेडियंट फाई उसके स्थान पर ई का उपयोग कर लिया है। हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से जो रिलेशन है वो जानते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल में इक्विवेलेंस होता है। जब ऐसा है तो इस रिजल्ट का प्रयोग करने पर हम जो आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यदि अधिक दूरी पर लिया जाए तो हमें रिजल्ट्स मालूम हैं। हम जानते हैं कि फाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, whereas surface area dA is proportional to r square। तो आप इस इंटीग्रल में देखिएगा जो पहला इंटीग्रल है उसका मान है फाई वेक्टर डी डॉट डी ए, फाई वेक्टर डी डॉट डी ए, और ये इंटीग्रल मुझे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से मिला है। यह इंटीग्रल का मान जब हम इसमें कंपोनेंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या क्या करना है, फाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डी ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम इसका कोफिशिएंट देखेंगे और ये पाएंगे कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जब r का मान बहुत ज़्यादा है तो यह मान 0 को अप्रोच करेगा। इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है उस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में जो सेकंड इंटीग्रल है वही केवल एग्जिस्ट करेगा, वही केवल मेंटेन होगा, और इस इंटीग्रल का मान होगा u इज इक्वल्स टू 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल वेक्टर डी डॉट ऑफ ई डी बी। इस प्रकार से हमने स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर लिया है। हम अब इस स्थितिज ऊर्जा के मान से ऊर्जा घनत्व का मान निकाल सकते हैं। ऊर्जा घनत्व का मान होगा du/db। जब हम ऐसा करते हैं
तो एनर्जी डेंसिटी हमें 1/2 डी डॉट ई डॉट डी और ई के डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से एनर्जी डेंसिटी का मान डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है। यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम आइसोट्रोपिक है, मैं आपको आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक मीडियम की प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ, और वेक्टर डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई है, तब हम वेक्टर डी का मान रखें तो हमको एनर्जी डेंसिटी का जो मान प्राप्त होगा वो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी कहलाती है। यह एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आपसे आशा है इसका अभ्यास करें।